महाराष्ट्र में महंगा हुआ कार खरीदना, बजट में सीएनजी एलएनजी कार पर 1% जबकि 30 लाख से महंगी ईवी पर 6% टैक्स का ऐलान। पालघर में बनेगा मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामेदार शुरुआत। विपक्ष ने हिंदी थोपने, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का उठाया मुद्दा। सरकार ने चालू कारोबारी साल में 51,462 करोड़ अतिरिक्त खर्च की मांगी मंजूरी। मेरा यह सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं होगी। रिटेल निवेशकों से दीपम सचिव अरुणीश चावला की अपील, अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें सरकारी कंपनियां। बाजार गिरने के बावजूद मिलेगा 10% ज्यादा डिविडेंड, बोले आईडीबीआई। बैंक विनिवेश प्रक्रिया ट्रैक पर, 3 से 4 महीने में मिलेगी अच्छी खबर। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। हफ्ते के पहले दिन सुस्त हुआ बाजार। सेंसेक्स निफ्टी में रही गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में हावी रही बिकवाली। 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बनी टीम इंडिया। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को दी शिकस्त। देश भर में जश्न का माहौल। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी जीत की बधाई। संभल में रंग एकादशी पर निकली शोभा यात्रा। पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएसी की तैनाती। इधर सीओ अनुज चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई आवास पर ईडी की रेड। बेटे चैतन्य बघेल के ठिकाने पर भी छापेमारी। 14 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। ईडी एक्शन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा करने वाले 15 कांग्रेसी विधायक सस्पेंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के बजट के साथ। वित्त मंत्री अजित पवार ने आज महायुति सरकार का बजट पेश किया। कई सारे बड़े ऐलान इस बजट में देखने को मिले हैं। आपको बताएंगे एक एक करके कि कौन सी बड़ी बातें वित्त मंत्री अजित पवार ने अपने बजट भाषण में बोली हैं। अजित पवार ने सरकार के 40 लाख करोड़ के निवेश का पूरा रोड मैप सामने रखा और इसी के तहत नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने का भी ऐलान किया। बजट में कारों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। क्या बड़े ऐलान हुए हैं महाराष्ट्र के बजट में, ये बताने के लिए अब हमारे साथ हैं विपिन भट्ट। तो विपिन जी बताएं, महाराष्ट्र के बजट में कौन से बड़े ऐलान है, खास तौर पर किस तरह से अब गाड़ियां महंगी होती हुई दिखाई देंगी? जी हाँ, एक राज्य सरकार का बजट है तो कई तरह के ऐलान इसमें भी हैं और कुछ ऐलान जो सीधे कंज्यूमर्स से जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहला ऐलान जो कि सीएनजी एलएनजी कार्स और ईवी पर आ रहा है, एक एक करके आपको बताते हैं कि क्या बजट में कहा गया। देखिए, सीएनजी और एलएनजी कार्स पर अब 1% ज़्यादा टैक्स देना होगा, तो सीएनजी और एलएनजी कार्स अब महंगी होने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा ईवीज, लेकिन कौन सी ईवी जो 30 लाख रुपए से ऊपर की कीमत है उन पर 6% टैक्स लगेगा। तो सीएनजी गाड़ियां और ईवी जो कि 30 लाख से ऊपर हैं अब महाराष्ट्र में महंगी होंगी पहले के मुकाबले। इसके अलावा 40 लाख करोड़ के लक्ष्य के साथ नई औद्योगिक नीति का भी ऐलान उन्होंने किया है, जहां पर 40 लाख करोड़ का निवेश होगा। अलग अलग क्लस्टर जोन में वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए जाएंगे। एमएमआर रीजन में 7 जगहों पर ग्रोथ हब बनाए जाएंगे। ये उसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा रहेगा जहां पर 7 डिफरेंट जगहों पर ग्रोथ हब होंगे। लाड़की बहना योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी महाराष्ट्र सरकार की और उसके लिए अब उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया। इसके अलावा अप्रैल से नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी। ये डेट पहले भी कई बार आ चुकी है, लेकिन अब बजट में इसका उल्लेख किया गया है कि अप्रैल से नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, वहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। और मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच एक मेट्रो बनाने की भी योजना है। इस वक्त बहुत सघन कार्य चल रहा है पूरे मुंबई के अंदर, जहां पर अलग अलग इलाकों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इन दोनों बड़े एयरपोर्ट्स के बीच भी अब मेट्रो कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा वधावन पोर्ट के लिए 2030 तक उसको शुरू करने की योजना है। 2030 तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और वो शुरू होगा। पोर्ट के पास एयरपोर्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन की भी बात है। तो ये वो नया एयरपोर्ट है, जो तीसरा एयरपोर्ट पालघर में, जिसे आप कह सकते हैं कि मुंबई को मिलने की बात है। नई हेल्थ सीनियर सिटीजन पॉलिसी भी सरकार
बनाएगी, खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं प्रदेश के, उनके स्वास्थ्य के लिए किस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाए, बीमा दिया जाए, हेल्थ पॉलिसी हो, उस पर होगा। इसके अलावा 45 पर्यटन स्थलों पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा, ये भी अजीत पवार ने अपने बजट में ऐलान किया। इसके अलावा कई और छोटे बड़े ऐलान भी इसके अंदर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा पुश है डेफिनेटली महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। आने वाले खबरों में हम आपको उसके बारे में और डिटेल से बताएंगे, लेकिन जहां तक कंज्यूमर की बात थी तो अब सीएनजी एलएनजी कारें 1% तक महंगी होंगी और 30 लाख से ऊपर वाली ईवी पर अब 6% अतिरिक्त टैक्स महाराष्ट्र के अंदर लगेगा। जी शुक्रिया विपिन जी, महाराष्ट्र के बजट की पूरी हाइलाइट्स हमें बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बजट सत्र की, जिसका दूसरा चरण आज से शुरू हो गया, लेकिन पहला ही दिन काफी हंगामेदार देखने को मिला। क्या कुछ इसकी वजह रही, विपक्ष ने क्या मुद्दा उठाया, अब आपको बताते हैं। विपक्ष ने खास तौर पर जो मुद्दा उठाया उसमें इस बात को सामने रखा, इस चीज का विरोध किया कि कहीं ना कहीं सरकार हिंदी थोप रही है और वोटर लिस्ट में भी छेड़छाड़ का मुद्दा आज विपक्ष की तरफ से उठाया गया। विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन इस बीच सरकार ने चालू कारोबारी साल में 51,462 करोड़ अतिरिक्त खर्च की मंजूरी संसद से मांगी है। तो इस खबर पर अब पूरी डिटेल्स लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष ने कौन से मुद्दे उठाए जिस पर हमने हंगामा होता हुआ दिखाई दिया, क्या पूरी जानकारी है, और साथ ही साथ जो अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी है उसके बारे में भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, दरअसल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जैसे शुरू हुआ उससे पहले ही माहौल बन गया था कि ये भी दूसरा चरण भी काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहने वाला है। हुआ भी वही। जैसे ही लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्य जो है वो हंगामा करना शुरू कर दिए। लोकसभा में खास तौर से मुद्दा उठा दक्षिण के राज्यों में, खासतौर से डीएमके ने मुद्दा उठाया तमिलनाडु में हिंदी थोपने को लेकर के, पीएम श्री योजना के तहत फंड का आवंटन नहीं करने को लेकर के, उसमें कटौती करने को लेकर के। हालांकि इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर से कहा कि दरअसल तमिलनाडु की सरकार तमिलनाडु के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसे ये बयान यहाँ पे दिया, पूरा सदन में काफ़ी ज़्यादा हंगामा शुरू होगा। वेल तक पहुँच गए विपक्षी सांसद और फिर सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। यही हाल कमोबेश नज़ारा आपको देखने को मिला राज्यसभा में। और यहाँ पे हंगामे के दौरान जो एक और मुद्दा उठा वो था वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने का मुद्दा टीएमसी के नेताओं ने यहाँ पे उठाया। लेकिन दोपहर बाद संसद की कार्रवाई शुरू हुई, चूंकि लोकसभा स्पीकर और उधर राज्यसभा के उपाध्यक्ष ने साफ तौर से हिदायत दी कि हंगामा ना करें वरना कार्रवाई करनी पड़ सकती है। लिहाजा बातचीत के बाद ये हुआ कि सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। दोपहर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू कारोबारी साल के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया, करीब 56,000 करोड़ रुपए का। यानी अलग अलग मदों में पहले से जो तय की गई थी रकम, उससे ज्यादा रकम खर्च करने की जरूरत है। तो कितनी रकम खर्च करने की जरूरत है, इसके लिए संसद से मंजूरी यहां पर लेने के लिए प्रस्ताव रखा है। लेकिन इस पूरे बचे हुए जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है, जिसमें 4 अप्रैल तक चलना है, तो जो अब तक संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पे हंगामेदार रहेगा। लेकिन समय समय पर सरकार की पूरी कोशिश होगी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को पास करा लिया जाए, फाइनेंस बिल को पास करा लिया जाए, जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको पास करा लिया जाए, और फिर सदन के दूसरे चरण का संपन्न इसी तरीके से होगा 4 अप्रैल तक। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें, संसद में हिंदी के मसले पर गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। डीएमके सांसद कनिमोझी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान में बहस भी हुई। हालांकि बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने कनिमोझी से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि डीएमके ने पहले जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर अपनी सहमति दी थी, लेकिन बाद में डीएमके ने यू टर्न ले लिया। Rightly, Kanimoji took lead and invite the Education Minister of Tamil Nadu with a good spirit. Let something should come out. And I was also open on that discussion. At one point of time, they have agreed, and we have agreed certain things. Don't shout, don't shout, please. You have courage. You should have courage to listen the truth. They went back. My information, they mentioned all these things to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. He also given consent to go ahead. Later on, some internal issue came up. They only told me, informally they only told me, and that went back. This is unfortunate.
चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संबल की, जहां पर रंग एकादशी के मौके पर प्रशासन पूरी तरह से चौकस दिखाई दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में करीब करीब 2 किलोमीटर तक शोभा यात्रा निकाली गई। जो सीओ हैं अनुज, उनके नेतृत्व में इसे लीड किया गया। फ्लैग मार्च भी बाकायदा पुलिस की तरफ से निकाला गया और साफ संदेश दिया गया असामाजिक तत्वों को कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। करीब करीब 2 किलोमीटर तक शोभा यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस रूट पर पीएसी की कंपनियों को भी तैनात किया गया और सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर लगाए गए हैं। साथ ही इस मौके पर सीओ अनुज चौधरी पर फूल भी बरसाए गए। होली को लेकर संबल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। संबल के सांसद जियाउर रहमान ने कहा कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने का नहीं होता। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी पर एक्शन होना चाहिए। अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, एक छोटी सोच है। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्योहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। संबल के सीओ अनुज चौधरी के होली पर दिए बयान पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी हमला बोला है। संजय सिंह ने अनुज चौधरी के बहाने योगी आदित्यनाथ को भी घेरा। कोई मुसलमान उलेमा या मौलाना वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुओं का त्यौहार नहीं होने देंगे, वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे। फिर ज़बरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है? तो इसलिए ये जो इसको नया हीरो बना रहे हैं योगी जी और उनकी पार्टी के लोग, इनको याद रखना चाहिए कि ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हम लोगों से आप रखिए, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों के पीछे आप खड़े हो रहे हैं, सरकार बदलेगी, 4 थप्पड़ आप ही लोगों को मारेंगे लोग, लेकिन किसी का भरोसा तो भाजपा के लोगों को ही पीटेंगे यही लोग। तो संबल में आखिरकार इस बार होली को लेकर इतनी गर्मा गर्मी क्यों है? त्योहारों पर टेंशन क्यों? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर संबल, बुरा ना मानो, होली है, जरूर देखिए। तो चलिए, अब जिस तरह से होली का त्योहार कुछ ही दिन दूर है, 13 मार्च को होलिका दहन है और देश भर में वैदिक होली का जो दहन का चलन है काफी तेजी से बढ़ रहा है। पर्यावरण की रक्षा करने वाली वैदिक होली क्यों है जरूरी, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। गोबर के उपले, घी, श्रीफल, धूप, कपूर जैसी सामग्री वाली ये वैदिक होली किट प्रचलित होती जा रही है। देश में लाखों होलिका दहन में अभी भी लकड़ी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पेड़ों की कटाई होती है। इसको रोकने के लिए अहमदाबाद के स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम यानी SGVP ने 1 दशक पहले ही मुहिम छेड़ दी थी। आज अहमदाबाद में और अहमदाबाद के आसपास में और जहाँ जहाँ SGVP संस्था है वहाँ पर एक किट हम निर्माण कर रहे हैं और लोग बहुत सारा एडवांस बुकिंग करके वो ले जाते हैं और उसके हिसाब से प्रदूषण बहुत कम हो रहा है। हमारा वृक्ष की कटाई भी बहुत कम हो रही है। वैदिक होली के कई फायदे हैं। इस किट में 250 किलो गोबर स्टिक, घी, धान्य, श्रीफल, मटकी वगैरह होती है, जिसकी कीमत 5500 से 6500 रुपए के बीच पड़ती है। एक किट से होली का 2 से 2.5 घंटे तक दहन होती है। ये 3 साल पहले जब मेरा स्कोर था लगभग 50 होली थी मेरी, इस बार 275 हो चुकी है। अभी मेरे पास माल कम पड़ रहा है। अगर ये होली 400-500 तक भी मेरे पास स्टॉक होता तो आज ये होली लोगों को मैं दे पाता। मुझे खेद है कि मुझे इतना पता नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, नहीं तो मैं इतना प्रोडक्शन करके रखता। अक्टूबर महीने से ही गोबर के उपले बनाने में गांव से लेकर शहर तक हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वैदिक होली का अभियान देखने में भले ही छोटा लगता हो, लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े हैं। उम्मीद है कि हर साल इसी तरह से लोग पर्यावरण की रक्षा हेतु इस वैदिक होली का प्रयोग करते आएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद।
चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद हंगामा शुरू हो गया है। भूपेश बघेल के जितने भी समर्थक हैं वो उनके घर के बाहर बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आज छत्तीसगढ़ में 14 जगहों पर एक साथ छापा मारा गया, जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। भिलाई में जिस जगह चैतन्य बघेल को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया वो भूपेश बघेल का आवास भी है। इसी घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत कई अफसर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। छापेमारी पर भूपेश बघेल के दफ्तर से बयान जारी किया गया और इस छापेमारी को षड्यंत्र बताया गया। ईडी की छापेमारी को लेकर विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की, जिसके बाद विपक्ष के 15 विधायक सदन से निलंबित कर दिए गए। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है, जबकि बीजेपी सलाह दे रही है कि छापों से घबराने की जरूरत नहीं है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्रवाई की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शेयर बाजार का पूरा अपडेट। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को अब जगह जगह स्क्रीनिंग से जो झंझट होता है उससे मुक्ति मिल सकती है। हमें ये जानकारी मिल रही है कि सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि इमिग्रेशन और स्क्रीनिंग का झंझट बार बार पैसेंजर्स को ना झेलना पड़े। और इसके बाद कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर जो ट्रांजिट के नियम हैं वो भी आसान हो जाएंगे। रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहन से पूरी खबर समझते हैं। तो रोहन बताएं, खासतौर पर अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें तो हर थोड़े समय के बाद स्क्रीनिंग होती है, इमिग्रेशन का भी कई सारी चीजें सामने रखनी होती है, तो किस तरह से अब इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाया जा रहा है? जी, सरकार एक एविएशन हब स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है, जहां कुछ खास एयरपोर्ट्स जैसे कि दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर, इन एयरपोर्ट्स को एविएशन हब एयरपोर्ट्स के रूप में डेवलप किया जाएगा और यहां खास तौर पे जो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। ऐसे पैसेंजर्स जो कि किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से आ रहे हैं और किसी और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, या फिर ऐसे पैसेंजर्स जो किसी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन से जा रहे हैं किसी और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर और वो दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे एयरपोर्ट्स को एक ट्रांजिट एयरपोर्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल पैसेंजर जो किसी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे जा रहा है इन एयरपोर्ट्स के जरिए, इन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक इस तरह के पैसेंजर्स जो हैं इन हब एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करें। और इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती है इस वक्त, उदाहरण के लिए अगर अभी कोई पैसेंजर सैन फ्रांसिस्को से आ रहा है और उसे लखनऊ जाना है और वो दिल्ली को हब के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उसे दोबारा से बैगेज की रीस्क्रीनिंग करानी होती है, जो इमिग्रेशन और कस्टम की फॉर्मेलिटीज़ है वो दोबारा करवानी होती है। जो नई स्ट्रैटेजी है उसमें इन हब एयरपोर्ट्स पे इस तरह की फॉर्मेलिटीज से एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। इस पर काम हो रहा है और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं इस पर काम कर रही हैं। साथ ही जो लेओवर का टाइम है वो कम हो और सीमलेस हो, इसके लिए एक स्लॉट बैंक का कॉन्सेप्ट है, जहां जो अलग अलग फ्लाइट्स हैं ट्रांजिट के बीच में उनका ड्यूरेशन इस तरीके से रखा जाएगा कि जो यात्री हैं उनको सुविधा हो सके। बहरहाल इस पॉलिसी पे काम हो रहा है और अगले 6 महीने में सरकार इसको लेकर जो गाइडलाइन है वो ला सकती है।
जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट देखने को मिली। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी 92 पॉइंट गिरा और वहीं सेंसेक्स 217 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली हावी रही। रियलिटी, तेल गैस, एनर्जी शेयर्स में दबाव दिखा। ऑटो, पीएससी, इंफ्रा इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। वहीं एफएमसीजी इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। JP मॉर्गन ने कच्चे तेल में और गिरावट की उम्मीद जताई है और उसने $50 का लक्ष्य दिया है। वहीं सिटी ग्रुप भी भाव $60 तक गिरने की उम्मीद जता रहा है। कहां तक गिर सकते हैं कच्चे तेल के दाम और ब्रोकिंग हाउस किस तरह से इस गिरावट की उम्मीद जता रहे हैं, इस बारे में पूरी जानकारी दे रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। कच्चे के तेल के प्राइसेस में लगातार हमने गिरावट आते हुए देखी है। आपको याद दिला दें कि 2023, 2024 भी कच्चे तेल के लिए यहाँ पर नेगेटिव ईयर्स थे और 2025 की शुरुआत भी उसी तरीके से हुई है जहाँ पर भावों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। वेल 3-4 फैक्टर्स हैं यहाँ पर। एक तो जो यूएस की तरफ से टैरिफ्स हैं वो कितने हैं, नहीं लग रहे हैं, किस दर्ज पे लग रहे हैं, वो काफ़ी अनसर्टनिटी है मार्केट्स में। लेकिन अगर टैरिफ्स लगते भी हैं तो इसका मतलब होगा एनर्जी डिमांड में शायद कुछ कमी होना, क्योंकि ये सब कुछ इन्फ्लेशन की तरफ लेकर जाएगा, तो इसका एक इम्पैक्ट मार्केट्स में है। दूसरी बात यहाँ पर ओपेक और एलाइज को लेकर है, जिन्होंने कहा है कि वो कच्चे तेल की प्रोडक्शन अब अप्रैल के महीने से बढ़ा देने वाले हैं, तो वो सप्लाई भी मार्केट्स में आ जाएगी। तीसरी बात है यूएस की जो इन्वेंट्रीज हैं और प्रोडक्शन है, वहाँ पर भी हमने नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं, तो वो भी एक एक्स्ट्रा सप्लाई यहाँ पर होगी। इसके अलावा अगर हम डेटा देखें तो वो बहुत सपोर्टिव नहीं है। चाइना का जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो 13 महीने में पहली बार गिरे हैं और चाइना का अगर आप सारा डेटा देखें, चाहे वो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, तो बाज़ार उसकी भी यहाँ पर एक कॉग्निसेंस लेता हुआ नज़र आया है। और उसके बाद अगर आप ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस देखें, सबका मानना है कि कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ से भी गिरेंगे। आईजी ने कहा है कि वो मानते हैं कि क्रूड प्राइसेस $65-62 तक भी यहाँ पर गिर सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आते हुए देखी है। उनका मानना है कि प्राइसेस $50 तक भी जा सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 70 की बात की है। सिटी ग्रुप यहाँ पर 60 की बात कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस अब ये मानने लगे हैं कि क्रूड प्राइसेस अभी भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे हैं, 60 तक तो जा ही सकते हैं और 60 के नीचे भी शायद फिसल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दीपम सचिव के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दीपम सचिव अरुणीश चावला ने कहा कि अगले 3 से 4 महीने में आईडीबीआई बैंक विनिवेश से जुड़ी अच्छी खबर आ सकती है। देखिए, लंबे समय से आईडीबीआई बैंक की प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग खबरें आती रहती हैं, उस पर थोड़ा सा स्थिति क्लियर कर दें कि अभी स्टेटस क्या है और कब तक इसका फाइनेंशियल बिड हम लोग ले आएंगे। मैं बहुत स्पेसिफिक तारीख आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना आश्वासन दे सकता हूं कि आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट ट्रैक पर है, ड्यू डिलिजेंस कर ली गई है, जो भी डेटा इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है और उसके आगे की कार्रवाई जारी है। आप अगले 3-4 महीने में कुछ ना कुछ खबर अवश्य देखें। चलिए अब बात करते हैं देश में जीत के जश्न की। 12 साल बाद टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया है। तीसरी बार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो ये बड़ा पल पूरे देश के लिए जब भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने भारत को 252 रन का लक्ष्य दिया था। प्लेयर ऑफ द मैच हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार 76 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत की ये लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी है। तो भारत की जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है। पूरे टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम को बधाई। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम को बधाई दी और पोस्ट किया कि इस जीत ने इतिहास रच दिया।
साथ ही टीम इंडिया की जीत पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। नीले कपड़ों में लड़कों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार उठाने और एक बार फिर से देश को विश्व मंच पर चमकाने के लिए हार्दिक बधाई। उन्होंने ये भी कहा कि ये जीत 1 अरब सपनों की पूर्ति है और राष्ट्र का गर्व है। भारत चमक रहा है और दुनिया देख रही है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत से क्रिकेट में इंडिया की बादशाहत की वापसी हुई है। क्या इससे वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता भी लौटेगी? जानने के लिए जरूर देखिए आज हमारा खास कार्यक्रम हम हैं चैंपियन, शाम 5:57 पर। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ललित मोदी ने भारत का पासपोर्ट सरेंडर कर एक छोटे से देश वानुआतू में नागरिकता ले ली थी, लेकिन अब उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत के आदेश पर ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द किया गया है। इसमें न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त की बड़ी भूमिका रही है। भारतीय उच्चायुक्त नीता भूषण के दखल के बाद ही ललित मोदी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। ललित मोदी 15 साल पहले भारत से ब्रिटेन भाग गए थे। भारत लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है और कानूनी लड़ाई भी चल रही है। हालांकि ललित मोदी अपने ऊपर लगे मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोपों को खारिज करते रहे हैं। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।